जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12th बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे गए जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस में भी क्या किए थे कि आपको 3 क्लास किए थे। आज यह आपको चौथा क्लास है। तो अगर आप पिछले 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप उसे वहां से देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा क्या है कि आपको जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न वो क्या होगा समझिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 1 से लेके 76 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो शेष प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है 1971, 1972, ठीक है ना। उसके बाद 1973, 1974। तो देखिए, तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो है ना, वो जो पास किया गया था ना, वो आपको 1973 में, कितना में, 1973 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो एक ऑप्शन है आपको 1971। तो 1971 में क्या हुआ था, याद रखेंगे कि आपको बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का क्या कहेंगे कि आपको निर्माण जो हुआ था वो आपको कब हुआ था बताइए। था हुआ आपको 1971 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको 1972 में, तो 1972 में जो हुआ था ना, वो आपको शिमला समझौता, क्या हुआ था, शिमला समझौता। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी डेट के साथ आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि शिमला समझौता जो है वो आपको कब हुआ था। तो याद रखिएगा 3 जुलाई, क्या है, 3 जुलाई 1972 को जो होती है वो आपको शिमला समझौता होती है। और इस शिमला समझौता पे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री रहती है, वो आपको क्या करते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते हैं। और आपको पाकिस्तान के एक जो आपको राष्ट्रपति होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आपको क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। 1974 में भारत ने क्या किया था कि आपको पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था, पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत जो है यह अपना पहला परमाणु परीक्षण कब करता है। तो क्या कहिएगा, तो आपको 1974 में डेट के साथ पूछा जाएगा। तो ये आपको 18 मई 1974 को। और भारत जब पहला परमाणु परीक्षण करता है तो उस परमाणु परीक्षण का जो आपको क्या है, कोड नेम जो दिया गया रहता है वो क्या दिया गया रहता है। तो उसका जो कोड नेम होता है ना साथियों, वह होता है आपको क्या जानते हैं, स्माइलिंग बुद्धा। क्या होता है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत जो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किए थे, उसका जो कोड था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। और यह पहला परमाणु परीक्षण जो है हुआ कहाँ था, तो राजस्थान के पोखरण में। क्या हुआ था, राजस्थान के क्या कहेंगे जानते हैं आपको, पोखरण में। क्या है, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। पूछेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1971 में। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो है पास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1973 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आनंदपुर शाही प्रस्ताव का जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बिंदु था वो था आपको कि सिख एक क्या है कि आपको पृथक कौम है। क्या है, सिख एक पृथक कौम है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। तो देखिए, तो 1966 में जो राज्य बना था ना, वो आपको हरियाणा बना था। क्या बना था, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज याद रखिएगा, 1956 में क्या है, 1956 में पंजाब जो होता है ना, वो आपको द्विभाषी राज्य बनता है। क्या बनता है, द्विभाषी राज्य, ठीक है ना। तो यहाँ से इस चीज को आपको याद रखना है कि पंजाब द्विभाषी राज्य कब बना था। तो क्या कहेंगे, 1956 में। तो 1956 में दो राज्य आपको द्विभाषी बनते हैं, एक आपको बम्बई, क्या है, बम्बई। और एक जो बनते हैं कौन जानते हैं, तो आपको पंजाब, क्या है, पंजाब, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पंजाब द्विभाषी राज्य जो बना था, ठीक है ना, तो उसमें आपको पंजाबी भाषी थे और एक जो थे आपको हिंदी भाषी। और बम्बई जो द्विभाषी राज्य बने थे, तो इसमें एक गुजराती भाषी थे और एक जो थे आपको मराठी भाषी थे। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर आपको राजस्थान, क्या है, राजस्थान, इसके बारे में भी याद रखिएगा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है कि आपको सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, अनुसार, ठीक है ना,
जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य वो कौन है? तो क्या कहेंगे? राजस्थान। और इधर गुजरात से याद रखिएगा कि गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। क्या है? सबसे पश्चिमी राज्य। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो आपको कौन है, तो क्या कहिएगा? गुजरात, ठीक है ना। और ये जो गुजरात देख रहे हैं ना, यह आपको सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला भी क्या है कि आपको राज्य है। तो इसको भी याद रखिएगा, सबसे लंबी समुद्र क्या है? समुद्र तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो आपको कौन है जानते हैं? तो आपको गुजरात है। और गुजरात की जो सीमा रेखा है, ठीक है ना, समुद्र तट से लगा हुआ, वो लगभग आपको 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि गुजरात को श्वेत रेगिस्तान, क्या है? श्वेत रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या है? श्वेत रेगिस्तान भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में कौन बना था? आपको हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सबसे पहले इसका सही हो गया। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि 1956 में कौन से दो द्विभाषी राज्य बने थे? एक आप कहेंगे क्या जानते हैं? बम्बई। और एक जो जाएगा आपको पंजाब, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेंगे तो आप कहोगे राजस्थान। क्या है? राजस्थान, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें पूछ देंगे सबसे छोटा राज्य, तो भाई सबसे छोटा राज्य की अगर बात आएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा आपको गोवा। तो इसे भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटा राज्य क्या है? सबसे छोटा राज्य जो है वो आपको कौन है? तो सबसे छोटा राज्य जो है वो आपको गोवा है। कौन है? गोवा है। वो भी कैसे? तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, वो आपको कौन है जानते हैं? तो आपको यानी कि राजस्थान है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो भी चीज आपको एनालिसिस करके बताया जा रहे हैं, सारे चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में, कितना में कर रहा है? मार्च 2022 में, ठीक है ना, किन दो राज्यों ने सीमा विवाद समझौता पर क्या है कि आपको मतलब कि समझौता किया था? लगभग ये 5 दशकों से यह चला आ रहा आपको विवाद था। क्या था? विवाद था मेघालय और असम के बीच। किसके बीच? मेघालय और असम के बीच, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 विवादित स्थानों का इसमें क्या किया गया था कि आपको समझौता किया गया था। तो देखिए तो ये आपको करंट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? करंट क्वेश्चन। इसीलिए साथियों जब हम पॉलिटिकल का क्या करते हैं कि आपको एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से जो कुछ करंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं? आपको एनालिसिस करते हैं। इसके पीछे यही वजह है। देखिए 2023 में एग्जाम हुआ था, 2022 का ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का जो है वो आपको पूछ दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए तो मेघालय और असम जो है अपने लगभग 5 दशकों के विवाद को क्या किया कि आपको समाप्त किया, ठीक है ना, 2022 में एक समझौता करके। तो देखिए तो इसमें जितने भी राज्य दिए गए ना सब आपको पूर्वोत्तर का राज्य है। कहाँ का राज्य है? पूर्वोत्तर का राज्य। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य है क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। इस पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत ना आपको 8 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य। देखिए वो 8 राज्य कौन कौन आते हैं इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो वह 8 राज्य कौन कौन आ रहा है जरा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए हम मानचित्र के आधार पर इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे मानचित्र क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? तो देखिए तो हमारे पास अभी उतना जो है इस सब का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। और नहीं मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है, मैं जो करता हूँ स्वयं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वजह से क्या है कि मुझे ज्यादा इसका कोई आइडिया है नहीं, ठीक है ना। जब टेक्निकल टीम आएंगे सारे चीज वो करेंगे तो आपको सारे चीज जो है फिगर के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो हो जाएंगे साथियों वो आपको नागालैंड। क्या हो जाएंगे? नागालैंड, ठीक है ना। उसके बाद आपको मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर के बाद आपको मिजोरम। क्या है? मिजोरम। और मिजोरम के बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। फिर आपको असम। क्या है? असम। और उसके बाद जो हो जाएगा आपको मेघालय। और उसके बाद जो है वो आपको सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो देखिए तो ये पूर्वोत्तर के 8 राज्य है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो मेरे भाई आप कहोगे 8 राज्य आते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम। तो इसमें से जो ये आप देख रहे हैं 7 राज्य, क्या देख रहे हैं? 7 राज्य, ठीक है ना। इन 7 राज्यों को क्या होता है जानते हैं? कहा जाता है भारत में 7 बहनों का राज्य। क्या कहा जाता है? भारत में 7 बहनों का क्या कहेंगे जानते हैं? राज्य जो कहा जाता है। किन राज्यों को जानते हैं?
तो पूर्वोत्तर में से सिक्किम के छोड़कर इन 7 राज्यों को, तो ये जो 7 राज्य है, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, इससे, ठीक है ना, भारत में 7 वनों का जो राज्य कहे थे, वो कौन कहे थे? तो एक पत्रकार महोदय थे, जिनका नाम था ज्योति प्रसाद। क्या नाम था? ज्योति प्रसाद सैकिया। क्या है? ज्योति प्रसाद सैकिया, ठीक है ना? तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो पत्रकार ज्योति प्रसाद सैकिया ने ही कहा था, जानते हैं? कि आपको पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को भारत में 7 वनों का राज्य कहते हैं। और आजकल देखिए ज्योति जो है बड़ा चर्चा में चल रही है, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता होगा ज्योति मौर्य, जो कि आपको एसडीएम थी, ठीक है ना? उनकी कहानी और उनके हस्बैंड की जो कहानी है आलोक मौर्य की, ठीक है ना, वो भाई साहब गजब है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्योति का मतलब यहाँ पर ये ज्योति प्रसाद सैकिया है। क्या है? सैकिया है, ठीक है ना? तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो क्या कहेंगे? 8 राज्य, ठीक है ना? तो ये जो सिक्किम है, ये आपको 1975 में क्या हुआ था कि भारत का 22वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था? 22वां राज्य। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सिक्किम 1975 में भारत का क्या राज्य बना था, बताइए तो? आपको 22वां राज्य बना था 36वें संशोधन के द्वारा। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में, ठीक है ना, किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? तो पूर्वोत्तर के 2 राज्य मेघालय और असम। और कितने विवादित स्थानों पर ये समझौते हुए थे? तो 12 विवादित स्थानों को लेकर। क्या है? 12 विवादित स्थानों को लेकर यह समझौता जो है वो आपको हुआ था, ठीक है ना? और इन जगहों पे जो विवाद था लगभग 5 दशकों तक का था, ठीक है ना? तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से इस राज्य में चिपको आंदोलन की क्या हुई थी? कि आपको शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, देखिए उसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा ना, ठीक है ना, वो आपको उत्तराखंड, क्योंकि हम अभी के हिसाब से इसका आंसर जो है वो आपको बनाएंगे, ठीक है ना? तो इसमें से कोई आदमी कहेंगे कि सर हम तो पढ़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से। तो देखिए तो ये जो चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है वो आपको कब होती है बताइए तो? 1973 में। तो 1973 में उस समय जो होता है ना, आपको उत्तर प्रदेश का जो आपको क्या रहता है जानते हैं? कि आपको टिहरी गढ़वाल क्या रहता है? टिहरी गढ़वाल, वहां से यह आंदोलन क्या होती है? शुरू होती है। क्या होती है? शुरू होती है। लेकिन आपको पता होगा कि इसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड कब बना था? आपको 9 नवंबर 2000 को। क्या है? 2000 को। तो ये जो जगह देख रहे हैं ना आपको, यह आपको चमोली गणराज्य में आ गया। कहाँ आ गया? चमोली गणराज्य में। चमोली गणराज्य कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो इसीलिए आप एग्जाम में उत्तराखंड को ही क्या करेंगे कि आपको आंसर देना होगा। अगर उत्तराखंड नहीं रहेगा ऑप्शन में तब आप उत्तर प्रदेश को मारोगे। तो यहाँ से प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में, ठीक है ना, कि आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो आपको उत्तराखंड। क्या कहेंगे? उत्तराखंड, ठीक है ना? उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं रहे बेटा तो आपको क्या करना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो आपको मारना है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से देखिए एक चीज आपसे पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा? पूछा जाएगा। देखिए क्या पूछा जाएगा कि ये जो आपको चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है? 1973 में। और इसके जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, क्या होते हैं? राष्ट्रीय नेता वो कौन होते हैं? तो देखिए तो इसके राष्ट्रीय नेता का नाम याद रखेंगे। और इसके जो संस्थापक थे क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है ना? तो इसके बारे में भी आपको जानना है। तो देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह समझिए कि इसके जो राष्ट्रीय नेता थे ना, वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। क्या है? बहुगुणा, ठीक है ना? तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इसके संस्थापक में आइएगा, आपको चंडी प्रसाद भट्ट। क्या कहेंगे? चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना? कौन भट्ट? चंडी प्रसाद भट्ट। इसके अलावे आपको गौड़ा देवी। क्या है? गौड़ा देवी। इनका भी नाम आपको याद रखना है। क्या है? नाम याद रखना है, गौड़ा देवी, ठीक है ना? इसके बाद आपको कामरेड गोविंद सिंह रावत। क्या है? कामरेड गोविंद। क्या कहेंगे? गोविंद सिंह। क्या कहेंगे जानते हैं? आपको रावत। क्या है? रावत। ये लोग जो थे ना चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। जबकि इसका जो नेतृत्व किए थे ना वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर ये जो चिपको आंदोलन है यह आपको क्या था, जरा सा इसके बारे में बताइए। तो देखिए चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, किसके सुरक्षा से जुड़ा हुआ? पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक जन आंदोलन था, ठीक है ना? और इस जन आंदोलन की जो शुरुआत होती है 1973 ईस्वी में। कहाँ से? तो आपको तत्कालीन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली गणराज्य से, ठीक है ना? तो इस आंदोलन का उद्देश्य होता है पेड़ों की कटाई को रोककर
पर्यावरण की क्या करना है कि आपको सुरक्षा करना है। क्या करना है? सुरक्षा करना है। इसका मतलब ये हो गया कि चिपको आंदोलन जो है ना साथियों, वो आपको पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण की सुरक्षा से। किससे? पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्या है? तो यह आपको एक सामाजिक जन आंदोलन है, ठीक है ना? तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न करा है कि निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो क्या कहोगे? उत्तराखंड, ठीक है ना? तत्कालीन अगर पूछा जाता तो वह आपको उत्तर प्रदेश का टिहरी गढ़वाल, लेकिन वर्तमान पूछा जा रहा है तो उत्तराखंड का चमोली गणराज्य। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी बताए गए हैं आपको, ठीक है ना? वो आपको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को क्या है कि आपको बताया गया है, ठीक है ना? तो ये जो सारा एनालिसिस है, ये आपको कंपटीशन के दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपने भाई-बहनों में भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना? कह रहा है कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो देखिए, कह रहा है गैर सरकारी संगठन, मतलब कि आपको एनजीओ क्या है? एनजीओ। इसके अलावा आपको सरकारी आंदोलन, दबाव समूह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको दबाव समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, तो दबाव समूह होता है क्या? पहले ये समझिए, ठीक है ना? तो देखिए, तो दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है, ठीक है ना? जो सरकार के हर नीतियों पर क्या करता है कि आपको नज़र रखता है, और सरकार की अगर कोई गलत नीति होती है, तो वह उसको क्या करता है जानते हैं? विरोध करता है। और यहाँ तक क्या होता है कि विरोध करने के बाद जो होता है, सरकार को अपनी वो नीति जो होती है वो आपको वापस भी जो होती है वो आपको लेनी पड़ती है, ठीक है ना? तो ये जो दबाव समूह सब है, ये आपको विकसित देशों में जो है वो आपको ज़्यादातर जो होते हैं आपको सक्रिय मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सक्रिय मिलेंगे। जैसे अमेरिका सब जैसे देश हो गया, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हो गया, कनाडा जैसे देश हो गया, ठीक है ना? जापान जैसे देश हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे देशों में, यानी कि जहाँ आपको एजुकेशन काफ़ी हाई है, वहाँ पे आपको दबाव समूह जो होते हैं ना, सरकार के कार्यों को क्या करते हैं कि आपको प्रभावित करते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दबाव समूह, जो सरकार की नीतियों को क्या करता है कि आपको प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसे हम लोग समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि पेरेस्त्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। क्रुश्चेव से, गोर्बाचोव से, ब्रेजनेव से, येल्त्सिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका क्या है कि आपको सही है। तो चलिए, थोड़ा-सा मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हुए। क्या हुए हैं? अंतिम राष्ट्रपति। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर, ये मिखाइल गोर्बाचोव जो है, वो आपको राष्ट्रपति कब बना था? 1985 में। और ये 1991 तक जो है, यानी कि सोवियत संघ के विघटन तक क्या रहे थे कि आपको राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है ना? और इन्होंने पेरेस्त्राइका, क्या कहेंगे? पेरेस्त्रेइका क्या है? पेरेस्त्रेइका। और आपको ग्लासनोस्त क्या है? ग्लासनोस्त की जो नीति है, उसको क्या किया था कि आपको शुरू किया था। क्या किया था? शुरू किया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर, पेरेस्त्राइका का मतलब जो हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए, तो पेरेस्त्राइका का मतलब हो जाएगा आपको पुनर्गठन। क्या है? पुनर्गठन। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है आपको खुलापन। क्या है? खुलापन, मतलब कि अर्थव्यवस्था को क्या करो कि आपको खोलो। क्या करो? खोलो, ठीक है ना? और पेरेस्त्राइका मतलब हो गया पुनर्गठन, मतलब कि जो सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल है, उसको जो है फिर से क्या किया जाए कि आपको आज़ादी जो है वो आपको दी जाए। ऐसा ये पक्ष में थे, कौन जानते हैं? मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव को ना ऐसा कहा जाता है कि ये आपको, मतलब कि क्या कहते हैं कि आपको अमेरिका के जो थे, वो आपको प्रो एजेंट थे। क्या थे? प्रो एजेंट थे, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, तो ये जो पेरेस्त्राइका है और ग्लासनोस्ट है, इसकी नीति को कौन शुरू किया था? तो आपको सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है ना? इन चीज़ों को याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। पीस क्या है? पीस हैज क्या है? पीस हैज, ठीक है ना? नो अल्टर क्या है? नो अल्टरनेटिव क्या है? पीस हैज नो अल्टरनेटिव। इसका मतलब हो गया कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। और ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है, इन्हें क्या हुआ था 1987 में शांति के क्षेत्र में जो था, वो आपको नोबेल प्राइज से भी क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सोवियत संघ के विघटन के समय जो थे, वो आपको राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या कहोगे जानते हैं? मिखाइल गोर्बाचोव। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो सोवियत संघ है, क्या है? सोवियत संघ, ठीक है ना? इसका विघटन कब होता है? तो साथियों, सोवियत संघ का जो विघटन होता है, क्या होता है? विघटन, वो आपको 25 दिसंबर 1991 को। और सोवियत संघ जो होते हैं, वो आपको 15 गणराज्यों में क्या है? 15 गणराज्यों में जो होता है, वो आपको क्या होता है कि आपको टूट जाता है। क्या हो जाता है?
टूट जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो क्या कहोगे? 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है ना। और सोवियत संघ कितने गणराज्यों में टूट गया? तो आपको 15 गणराज्यों में, ठीक है ना। तो फिर जब सोवियत संघ टूट गया तो इसका उत्तराधिकारी जो बना वो कौन बना? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो बना ना, वो आपको रूस बना। क्या बना? रूस बना। और रूस के प्रथम आपको जो निर्वाचित राष्ट्रपति बने वो आपको बोरिस एल्त्सिन। कौन बने थे? बोरिस एल्त्सिन। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का जो मतलब सोवियत रूस का या सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन देश बना था? तो आपको रूस, ठीक है ना। और अभी इसी रूस के जो राष्ट्रपति है वो आपको व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न डायरेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर समझिए, देखिए कर रहा है कि पेरे अस्त्रेइका और ग्लासनोस्त शब्द संबंधित है किससे? कि मिखाइल गोर्बाचोव से। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो भाइयों अगला प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना साथियों, वो आपको 6 अंग है। क्या है? 6 अंग है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है, क्या है? अंग है वो कौन कौन है? तो देखिए यूएनओ के कितने अंग है बताइए? तो आपको 6 अंग है। क्या है? 6 अंग है। तो वो 6 अंग कौन कौन है इस पर जरा सा हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते थे। देखिए तो एक जो हो जाएगा ना वो आपको महासभा। कौन हो जाएगा? महासभा। क्या हो जाएगा? महासभा, ठीक है ना। दूसरा जो हो जाएगा वो आपको सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएंगे? सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। उसके बाद आपको एक चीज याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद जो हो जाएगा आपको प्रन्यास परिषद। क्या हो जाएगा? प्रन्यास परिषद। क्या हो जाएगा? प्रन्यास क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको परिषद। क्या है? प्रन्यास परिषद। उसके बाद जो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? तो सचिवालय। क्या है? सचिवालय। क्या है? सचिवालय। और छठा जो हो जाएगा वो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको न्यायालय। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए यहाँ से क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो क्या कहिएगा? 6 अंग है। तो देखिए तो ये जो महासभा है ना, इसको विश्व का लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का लघु संसद कहा जाता है। तो यह देखिएगा कि दुनिया का जो लघु संसद है वो किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? महासभा को। और महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यानी कि महासभा में सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो जितने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य हैं उतने ही सदस्य आपको महासभा में होते हैं। तो इस बात को याद रखना है। मतलब 193, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और इसमें आपको 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। आर्थिक और सामाजिक परिषद में आपको 54 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है ना, ठीक है ना, ये देखिए 1 से लेके 5 तक की हम बात करें, सबका जो काम होता है ना वो आपको कहाँ से होता है जानते हैं? न्यूयॉर्क से। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। लेकिन एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है ना, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो कार्यालय है वो आपको द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। द हेग बोले तो ये आपको नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो क्या कहिएगा? नीदरलैंड में। क्या कहेंगे? नीदरलैंड में, ठीक है ना। चलिए और बाकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको अंग है सबका जो कार्य होता है वो आपको अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क से ही होता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय है, ठीक है ना, वो आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और न्यूयॉर्क जो है कहाँ है? अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर जो है स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का समझिए एक प्रकार का ऑफिस जो होता है वो आपको सचिवालय होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वह आपको कौन होते हैं जानते हैं? तो ये आपको महासचिव होते हैं। क्या होते हैं? महासचिव होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्यों को क्या करते हैं? कि आपको देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। तो यहाँ से हम जो भी प्रश्न सीखे हैं सबको आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कि महासभा में सदस्य देश कितने होंगे? तो जितने संयुक्त राष्ट्र संघ में होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी कितने सदस्य देश है बताइए? तो आपको 193। तो इसका मतलब महासभा में कितने सदस्य होंगे? तो आपको 193। चलिए दूसरा बात कि दुनिया का लघु संसद किसको कहते हैं? आप कहोगे महासभा को। किसको? महासभा को, ठीक है ना। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद को, जिसमें आपको 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आपको 5 जो होंगे अस्थाई और 10 जो होते हैं अस्थाई। क्या कहेंगे?
अस्थायी, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया गया है, सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यूक्रेन अवस्थित है कहाँ? तो देखिए, यूक्रेन जो है, वो आपको यूरोप में अवस्थित है और यूक्रेन की जो राजधानी है ना, इसको याद रखिएगा, बड़ा चर्चा में रहा था, ठीक है ना? तो यूक्रेन की जो राजधानी है ना, वो आपको कीव है। क्या है? कीव है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है और यूक्रेन के जो अभी राष्ट्रपति है, वो आपको वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है ना? तो इसका नाम आपको याद रखना है। तो ज़ेलेंस्की अंत में लगा रहेगा ना, तो समझ जाइएगा कि रूस के जो अभी राष्ट्रपति है, वह व्लादिमीर पुतिन, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कहेंगे तो व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको यानी कि बी, क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना? तो इससे आप देख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए, अब चलते हैं यहाँ से आगे अगले प्रश्न की ओर। क्या अभी भी कोई दिक्कत है? तो बताएँगे, ठीक है ना? अगर है कहीं से दिक्कत, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है ना? नहीं बताओगे तो जब तक पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगी, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को कहीं से दिक्कत होती है, तो बताइएगा और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में भी थोड़ा बहुत क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा कहिएगा कि हाँ, चलो भाई एक बार पढ़ के देखो कैसा लगता है, फिर पढ़ना, नहीं मन होगा, नहीं पढ़ना है क्योंकि वो वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है किससे? तो देखिए, तो ये आपको खारी युद्ध से, क्या है? खारी युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही है। तो देखिए, तो यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है चलाया गया था किसके द्वारा? तो देखिए, तो यह आपको अमेरिका द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अमेरिका द्वारा, ठीक है ना? तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर क्यों चलाया गया था? तो देखिए, तो ये जो आपको इराक है ना, क्या है? इराक, ठीक है ना? वो आपको कुवैत पर, किस पर? कुवैत पर अवैध रूप से क्या कर लिया था जानते हैं? तो आपको कब्जा कर लिया था। मतलब ये जो इराक है, किस पर कब्जा कर लेता है? कुवैत पर, ठीक है ना? तो अमेरिका इराक के, ठीक है ना, अवैध कब्जे से कुवैत को, किसको? कुवैत को मुक्त कराने के लिए, ठीक है ना, ये आपको चलाता है जानते हैं? तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर चलाता है, जिसमें आपको अमेरिका और उसके समर्थन वाले देश जो होते हैं, वो आपको शामिल होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो आपको खाड़ी युद्ध होती है, वो आपको शुरू कब होती है? तो देखिए, तो इराक जो कुवैत पर कब्जा कर लेता है 1990 में, तब जाकर क्या होता है कि आपको 1991 में जो होता है, 16 जनवरी 1991 को अमेरिका जो होता है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर के तहत जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं जानते हैं? कि आपको इराक पर जो होते हैं, वो आपको अटैक कर देते हैं। क्या है? अटैक कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? खाड़ी युद्ध से। और खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ था? 1991 में। क्यों हुआ था? आपको कुवैत को इराक के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए, ठीक है ना? और यह ऑपरेशन जो था किसके द्वारा चलाया गया था? तो कहेंगे अमेरिका और उसके समर्थित देशों के द्वारा। और यह पहला ऐसा युद्ध था खाड़ी युद्ध, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, जिसमें आपको क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको कंप्यूटर आधारित बमों का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? बम का प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर से चलने वाले बम का। इसीलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर, क्या है? कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चाहे इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? वीडियो गेम वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडियो गेम वार भी कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? वीडियो गेम, क्या है? वीडियो गेम वार भी कहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें पहली बार कंप्यूटर का क्या किया गया था कि आपको प्रयोग किया गया था। मतलब बम की जो बारिश हो रही थी ना, ठीक है ना? तो वो आपको समझिए कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है ना? यानी कि विमान में जो होते थे, आपको सॉफ्टवेयर लगे होते थे और वो अपने हिसाब से बम जो होते थे, सटीक निशाने पे लगाते थे, ठीक है ना? इसीलिए इसको कहा गया था क्या जानते हैं? कंप्यूटर युद्ध, या इसी को कहते हैं वीडियो गेम वॉर, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना? तो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध तो आपको खाड़ी युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी भी समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो देखिए, खुले द्वार की नीति जो अपनाई, वो आपको चीन अपनाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, वो आपको सही है। और इसी खुले द्वार की नीति के कारण चाइना का क्या हुआ था? कि आपको काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि चीन में द्वार खोलने का जो श्रेय जाता है, वो किस देश को जाता है? तो चीन में द्वार खोलने का जो श्रेय जाता है ना साथियों, वो आपको अमेरिका को जाता है। किसको जाता है? अमेरिका को। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो अमेरिका है, क्या है? अमेरिका है, ठीक है ना? तो इसी अमेरिका ने क्या किया था जानते हैं? कि आपको चीन का जो द्वार है, क्या है? चीन का क्या कहेंगे जानते हैं? द्वार, उसको क्या किया था जानते हैं? तो आपको खोला था। क्या किया था?
खोला था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या हुआ था कि चाइना को अमेरिका ने क्या किया था कि आपको आगे बढ़ाया था। तो इन सभी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझ जाना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्न से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको भारत हो जाएगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिशन में इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? कि निम्न से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, क्योंकि वहाँ उसमें से वही देगा, ठीक है ना? ऑप्शन में जो उसके क्या है जानते हैं, सदस्य देश भी है, क्या है, सदस्य देश भी है, ठीक है ना? तो आइए थोड़ा सा हम लोग आसियान के बारे में क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, चर्चा करते थे। देखो तो ये जो आपको आसियान है, क्या है, आसियान है। तो देखिए तो आसियान कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो आसियान कंट्रीज में जो है आपको कितने हैं जानते हैं? तो आपको 10 देश आएंगे। कितने देश आएंगे? 10 देश। तो वो 10 देश कौन कौन है इसको आप सबसे पहले याद कर लो, ठीक है ना? तो उसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना? इस फिल्म में, ठीक है ना, क्या है, इस फिल्म का, ये फिल्म नहीं, इस फिल्म में, ठीक है ना, खाबी बुरी नहीं है, क्या है, खाबी बुरी नहीं है। तो देखिए इसको देखते हैं हम ट्रिक को लिखकर, क्या है, इस, क्या है, इस फिल्म, क्या है, फिल्म में, क्या है, में, हो गया। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं थावी, क्या है, था वी, क्या है, थावी, ब्रुनेई, क्या है, ब्रुनेई है, क्या है, थावी ब्रुनेई है। देखिए अब यहाँ से आसियान के सभी सदस्य देश जो होंगे भाई मेरे, वो आपको आ जाएंगे। जैसे देखिए ई से जो हो जाएगा आपको इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, क्योंकि देखिए हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, क्योंकि आसियान जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। चलिए स से जो हो जाएगा आपको सिंगापुर, क्या हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है ना? सिंगापुर के बाद फर्स्ट से जो हो जाएगा वो आपको फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक है ना? उसके बाद ल से जो हो जाएगा वो आपको लाओस, क्या हो जाएगा, लाओस, याद रखिएगा, ठीक है ना? म से हो जाएगा मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया, ठीक है ना? और इधर जो देख रहे हैं मैं, इसमें से हो जाएगा आपको म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है ना? और इधर जो है तो क से जो हो जाएगा आपको कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। और इधर जो हो जाएगा थ से वो आपको थाईलैंड, क्या हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है ना? उसके बाद आपको वी से जो हो जाएगा वियतनाम, क्या है, वियतनाम, याद रखिएगा, ठीक है ना? और ब्रुनेई तो है ही। तो इस प्रकार से आसियान में सदस्य देश कितने हो गए? तो आपको 10 हो गए। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक संगठन है, क्योंकि आसियान का पूर्ण रूप ही होता है, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ, देखिए याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आसियान में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? तो आपको 10 है, क्या है, 10 है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो कह रहा है कि इनमें से कौन इसके संस्थापक जो है वो आपको मतलब नहीं है। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले बाद में जो जुड़ा ना उसका आप पहले जान लीजिए। तो ब्रुनेई जो है आसियान में 1984 में जुड़ता है, ठीक है ना? कितना में जुड़ता है? 1984 में, ठीक है ना? और ये जो वियतनाम देख रहे हैं यह आपको 1995 में जुड़ा था। कितना में जुड़ा था? 1995 में, ठीक है ना? और इधर कंबोडिया जो है ये आपको 1999 में जुड़ा था। कितना में जुड़ा था? 1999 में, ठीक है ना? और इधर जो देख रहे हैं आपको मलेशिया, क्या है, मलेशिया नहीं, यहाँ लाओस, ठीक है ना? तो लाओस आपको 1997 में जुड़ा था और म्यांमार जो है 1997 में जुड़ा था, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि आसियान में जो है आपको ये 5 देश जो है वो आपको बाद में क्या हुआ था कि आपको जुड़ा, ठीक है ना? इस प्रकार से आसियान के जो संस्थापक सदस्य हो गया कौन-कौन हो गए? तो देखिए इंडोनेशिया, ठीक है ना, सिंगापुर, ठीक है ना, फिलीपींस और इधर आपको मलेशिया और इधर जो हो गया वो आपको क्या हो गया? थाईलैंड। तो ये सब आसियान के संस्थापक सदस्य थे। तो देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन को छाट लीजिएगा कि निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो 5 गो के छोड़कर बाकी जो देगा वो आपको नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो आसियान है इस आसियान का गठन जो होता है वो आपको कब होता है? ये बात भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए तो आसियान का गठन जो होता है ना 8 अगस्त 1967 को होता है। कितना को होता है? 8 अगस्त 1967 को आसियान का क्या होता है बताइए तो? आपको गठन होता है और इस आसियान का जो मुख्यालय होता है क्या होता है? मुख्यालय, ठीक है ना? वो आपको जकार्ता में होता है। क्या होता है? जकार्ता में, ठीक है ना? तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या कहिएगा? जकार्ता में, ठीक है ना? और बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसका क्या होता है कि आपको गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है, ठीक है ना? और अभी जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वो डूबने के कगार पर, इसीलिए इसकी नई राजधानी जो प्रस्तावित है वो आपको नुसंतारा है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि ये जो आपको आसियान है, ठीक है ना? और आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो है
आपको मतलब क्या है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी जकार्ता जो है डूबने के कगार पर है। तो इंडोनेशिया की जो प्रस्तावित राजधानी है ना भाइयों, इसको याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया की जो प्रस्तावित राजधानी है वो आपको कहाँ है जानते हैं? तो वो आपको नू संतारा है। कहाँ है? नू संतारा है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, इसमें अब कहीं से कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। उम्मीद है कि किसी को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, सही है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले पहला पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पहला पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद आपको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद आपको तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। देखिए तो ये सब सम्मेलन सब कब हुआ था, इस पर हम लोग क्या कर देंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है ना, ये आपको 1992 में, दूसरा 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको 97 में, याद रखिएगा। और आपको जो तीसरा है, क्या है? तीसरा है, वो आपको कब हुआ था जानते हैं? तो आपको 2000 कितना में जानते हैं? तो आपको 3 में, कितना में हुआ था? 2003 में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि सॉरी 2003 कह रहे हैं, 2002 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2002, ठीक है ना। मिस्टेक हो गया है। 2000 कितना में जानते हैं? तो आपको 2 में, क्या है? 2002 में। तो देखिए, तो यह पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसे भी जान लेते हैं। तो देखिए, तो ये जो आपको पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो आपको रियो डी जेनेरियो में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राजील में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में, ठीक है ना। दूसरा जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था जानते हैं? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। न्यूयॉर्क कहेंगे तो आपको अमेरिका में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन तो ये आपको जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग कहाँ है जानते हैं? तो आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अब तक आपको तीन पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको हुए हैं, ठीक है ना, जो प्रारंभिक की हम बात करें हैं, ठीक है ना। तो पहला कब होता है? 1992, दूसरा 1997, और तीसरा जो होता है क्या होता है? 2002 में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। और सभी पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य होता है पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है ना। इसके अलावा पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से किस प्रकार जो है वो आपको बचाया जाए। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो देखिए, तो ये जो क्योटो सम्मेलन है ना, यह आपको जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। कब हुआ था? 1997 में। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था बताइए। तो आपको जापान में हुआ था। कब हुआ था? तो कहेंगे 1997 में, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि सारे लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है? 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो आप क्या कहोगे? रियो डी जेनेरो में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों, इसका जो है वो आपको सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, ठीक है ना, राजनीतिक आदान प्रदान भी होता है, सामाजिक आदान प्रदान भी होता है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। देखिए, और भूमंडलीकरण का ही अन्य नाम है आपको क्या? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, या इसी का अन्य नाम है आपको वैश्वीकरण। तो ये वैश्वीकरण होता है क्या? तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, ये क्या कहलाता है? तो आपको वैश्वीकरण कहलाता है। तो जब वैश्वीकरण होगा तो इससे क्या होगा जानते हैं? कि आपको मुद्रा का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, शिक्षा का आदान प्रदान होगा, मानवीय पूंजी का आदान प्रदान होगा, खान पान का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? तो इनमें से सभी आप कह सकते हो। क्या है? सभी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है कि आपको सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, या निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो ये सभी जो है आपको 1991 में, हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। और भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो पिता कहा जाता है, ठीक है ना, वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या कहेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्या है? सिंह को। भारत में क्या है? भारत में क्या कहेंगे? भारत में, ठीक है ना, आर्थिक उदारीकरण का क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण का क्या है? आर्थिक उदारीकरण का क्या है जानते हैं? आपको पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में
आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं? आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो याद रहेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। और वहीं अगर पूछे गए कि भारत में नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति, ठीक है ना, तो इसे भी आपको याद रखना है कि नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत में कहेंगे कि आपको नई आर्थिक नीति क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो कहेंगे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को। किनको जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। किनको जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत में, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो कहिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी को। और भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब होती है? 1991 में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं अभी तक के जिनके नोटों पर हस्ताक्षर मिलते हैं, क्योंकि ये आरबीआई के पूर्व में गवर्नर भी रहे थे। और आपको पता होगा कि नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं किसके होते हैं, तो आपको आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। किनके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यूएन विमेन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मतलब कि संयुक्त राष्ट्र महिला की स्थापना, तो यह आपको 2010 में, क्या है, 2010 में, ठीक है ना। डेट के साथ याद रखिएगा, 2 जुलाई, क्या है, 2 जुलाई 2010 को यूएन विमेन की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है, क्या है, स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय होता है, क्या होता है, मुख्यालय, ठीक है ना, वह आपको कहाँ होता है जानते हैं, तो आपको न्यूयॉर्क में। क्या होता है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको अमेरिका में। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महिला की स्थापना कब होती है, तो 2 जुलाई 2010 को, ठीक है ना। मुख्यालय क्या है? आपको न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है ना। तो फिर आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना। आपको प्रश्न करना चाहिए कि सर यूएन विमेन की स्थापना का जो उद्देश्य था वो आपको क्या था, ये तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो यूएन विमेन की जो स्थापना है, क्या है, स्थापना है, इसके स्थापना का अगर हम उद्देश्य कहें, क्या कहें, उद्देश्य कहें, तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वह था आपको महिला सशक्तिकरण। क्या है? महिला सशक्तिकरण। पहला चीज क्या हो जाएगा आपको? महिला सशक्तिकरण। क्या है? महिला सशक्ति, क्या कहेंगे जानते हैं, करण। दूसरा जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपको लैंगिक असमानता को दूर किया जाए। क्या किया जाए? लैंगिक जो असमानता, क्या है, असमानता, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। लैंगिक असमानता, क्या है, समानता, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं मतलब लैंगिक असमानता, इसको क्या किया जाए जानते हैं कि आपको दूर किया जाए। तो इन्हीं दो उद्देश्य से क्या है कि आपको मतलब इवन विमेन की जो होती है स्थापना की जाती है। कब? तो आपको 2010 में। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है 2023 का जो है वो आपको पूछा गया है। क्या है? पूछा गया है। तो सोच सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं। देखिए, और ये भी क्या है कि नया है, ठीक है ना। पॉलिटिकल में आपको नए नए क्वेश्चन से क्या होंगे कि मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर आपको बी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपको 1995 में। कितना में? 1995 में। तो ऑप्शन नंबर भी इसका क्या हो जाएगा, तो आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाइए, थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के बारे में क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना। तो देखिए, तो डब्ल्यूटीओ क्या है समझिए पहले, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इसका हम पूर्ण रूप याद रखेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड, ठीक है ना, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड, क्या है, ट्रेड, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया आपको? विश्व व्यापार संगठन। क्या हो गया? विश्व व्यापार, क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको संगठन, यही नहीं इसका हो गया आपको हिंदी, ठीक है ना। तो ये जो आपको विश्व व्यापार संगठन है, यह आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इसका गठन जो किया गया था ना, विश्व व्यापार को सरल बनाने के लिए। क्या करने के लिए? विश्व व्यापार को क्या जानते हैं, सुगम बनाने के लिए। क्या करने के लिए? सुगम बनाने के लिए। इसका क्या होता है जानते हैं कि आपको स्थापना होता है। सुगम बनाने के लिए जो होता है इसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है, तो देखिए
तो ये जो आपको स्थापना की अगर बात पूछा जाए साथियों, तो यह आपको कब होती है जानते हैं? तो 1 जनवरी 1995 को, कितना को? 1 जनवरी 1995 को। तो याद आएगा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। और इसका जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय वो कहाँ बनाया जाता है जानते हैं? तो आपको जिनेवा के अंदर, कहाँ? जिनेवा के अंदर। और जिनेवा बोलेंगे ये आपको स्विट्जरलैंड, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा है, ठीक है ना, वहीं पर इसका मुख्यालय जो होता है स्थापित किया जाता है। और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या पूछेंगे तो आपको 164, क्या है? सदस्य देश जो है वह आपको इसमें 164 है। और याद रखिएगा इसका जो 164वां सदस्य है वो आपको कौन है? तो यहाँ से ध्यान देना है कि इसका जो 164वां सदस्य है वो आपको अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। और यह आपको एनटीपीसी 2016 में जो है वो आपको मेंस का पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ का जो है आपको 164वां सदस्य देश जो है वो आपको कौन है? तो क्या कहिएगा बताइए? तो कहेंगे आपको अफगानिस्तान। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? जिनेवा। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से एक बात आती है कि सर इससे पहले भी तो कोई संस्था रही होगी जो विश्व व्यापार को देखती रही होगी, ठीक है ना? तो वह था आपको गेट, क्या है? गेट। तो ये जो देख रहे हैं ना डब्ल्यूटीओ, यह किसका स्थान लिया था जानते हैं? तो ये आपको गेट का, क्या है? गेट का जो है वो आपको रूप लिया था। क्या लिया था? गेट का रूप लिया था, ठीक है ना? यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड, क्या है? ट्रेड। उसी का स्थान जो लिया था, कौन लिया था जानते हैं? तो आपको डब्ल्यूटीओ। तो इसका गठन कब होता है? 1995। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भाई मेरे, इसका क्या हो जाएगा? तो आपको सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर, मतलब बी। क्या हो जाएगा? बी। तो इसे आपको देख लेना है। तो उम्मीद है कि इसके पूर्ण रूप भी आपको याद होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? तो यहाँ से जो कुछ भी बताया जा रहा है ना, सारे के सारा चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन हुए? तो इस बताने की आवश्यकता है या नहीं है? अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है ना? तो देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है साथियों, यह आपको कब तक चलती है जरा सा यह जान लीजिए। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, यानी कि 6 वर्ष चलती है। कितना वर्ष चलती है? 6 वर्ष चलती है, ठीक है ना? तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, दुनिया में आपको दो शक्तिशाली देश उभरते हैं, एक आपको अमेरिका और एक आपको सोवियत संघ। और तो अमेरिका जो होता है ना, यह देखिएगा यह आपको पूंजीवाद का, क्या है? पूंजीवाद का समर्थन करता है। सोवियत संघ जो होता है आपको साम्यवाद, क्या है? साम्यवाद का समर्थन करता है। तो ये दोनों देश जो होते हैं ना, दुनिया के देशों पर अपने अपने विचार को थोपने के लिए, क्या करने के लिए? अपने अपने विचार को थोपने के लिए या थोपने के उद्देश्य से जो होता है वो आपको शीत युद्ध को क्या करता है कि आपको जन्म देता है। क्या करता है? जन्म देता है, ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो बड़ी महाशक्ति के रूप में कौन उभरा था? तो आप याद रखेंगे, एक आपको अमेरिका और दूसरा जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सोवियत संघ, क्या है? सोवियत संघ। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नाटो की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो देखिए नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। क्या है? सही है। तो भाई मेरे यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो नाटो है, क्या है? नाटो है। नाटो का सबसे पहले पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है ना, क्योंकि एक सैन्य संगठन है, ठीक है ना? नाटो का पूर्ण रूप नॉर्थ, क्या है? नॉर्थ। देखिए अगर आप लोगों को आ रहा है ना, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, ताकि इससे बेहतर होगी आपकी तैयारी। तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है ना? आपको ट्रीटी, क्या है? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। यही आपको नाटो का क्या होता है कि आपको पूर्ण रूप होता है। इसका मतलब हो जाएगा, क्या जानते हैं? तो आपको उत्तरी, क्या है? उत्तरी अटलांटिक, क्या है? अटलांटिक, ठीक है ना? आपको क्या कहेंगे? संधि संगठन, क्या है? संधि संगठन, ठीक है ना? यह नाटो का पूर्ण रूप होगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर ये जो नाटो है यह कैसा संगठन है? तो देखिए ये जो नाटो है ना, यह आपको एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन है, ठीक है ना? और यह आपको किसके नेतृत्व में बना था जानते हैं? तो ये जो आप नाटो देख रहे हैं ना, यह आपको अमेरिका के नेतृत्व में बना था। किसके नेतृत्व में बना था? अमेरिका के नेतृत्व में बना था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है? याद रखना है, ठीक है ना?
ये जो नाटो है, इस नाटो में अभी जो सदस्य देश है वो आपको कितने हैं? तो देखिए, तो नाटो में सदस्य देश की संख्या जो है अब वो आपको 31 हो गई है। क्या हो गई है? 31 हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह आपको शीत युद्ध काल में बना हुआ एक सैनिक संगठन है, जो अभी तक क्या है कि आपको जिंदा है। क्या है? जिंदा है, ठीक है ना? तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो आपको अमेरिका को निभाते हैं। अमेरिका तो वही कह रहा है कि नाटो की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? तो क्या कहेंगे? 1949 में। नाटो है क्या? एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सदस्य देश इसमें अभी कितने हैं? तो वो आपको 31 है। और इसका एक पूछा जाएगा मुख्यालय। क्या पूछा जाएगा? मुख्यालय, ठीक है ना? तो देखो साथियों, नाटो का जो मुख्यालय है ना, वो आपको ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है, ठीक है ना? और ब्रुसेल्स कहेंगे तो ये आपको बेल्जियम में। कहाँ हो जाएगा? बेल्जियम में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और नाटो जो है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि एक पराक्रमण सब पराक्रमण। क्या है? सब पराक्रमण। मतलब ये हो गया कि नाटो के अगर किसी एक सदस्य देश पर क्या होता है कि आपको आक्रमण होता है, तो इससे आपको सभी देशों पर क्या होता है कि आपको आक्रमण जो होता है वो आपको समझा जाता है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। तेरा सीटो और सेंटो किस प्रकार के सैनिक संगठन है? तो देखिए, तो यह तो भाई संगठन का रहा है, सैनिक संगठन बोला ही गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए, तो शीत युद्ध काल में क्या है कि आपको सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है ना, दोनों ने क्या किया था कि अपना सैन्य संगठन बनाया था। तो देखिए, तो यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिकी नेतृत्व में जो बना सैन्य संगठन है उसके बारे में, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले एक हम सैन्य संगठन की क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। क्या करते हैं? बात करते हैं। तो सैन्य संगठन कौन बनाया? आपको अमेरिका। कौन बनाया? अमेरिका, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया के उस समय सुपर पावर था। और सोवियत संघ भी उस समय दुनिया के सुपर पावर थे, ठीक है ना। तो इस दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सैन्य संगठन का निर्माण किया था। देखिए, तो अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया सैन्य संगठन था उसमें आपको नाटो, नाटो के अलावे जो था वो आपको सीटो। क्या है? सीटो। सीटो के अलावे जो है वो आपको सेंटो। क्या है? सेंटो। यह सब जो है आपको अमेरिकी नेतृत्व में बना हुआ क्या है कि आपको सैन्य संगठन है, ठीक है ना। और इधर जो देखिएगा ना, आपको सोवियत संघ के नेतृत्व में जो बना था वो आपको वार्सा पैक्ट। कौन बना था? वार्सा पैक्ट। देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या जानते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको नाटो, ठीक है ना, सीटो, सेंटो, ठीक है ना, वार्सा पैक्ट, ये सब क्या है? तो क्या कहिएगा कि टोटल के टोटल जो है वो आपको एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन है। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। तो नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में, ठीक है ना। उसके बाद सीटो की स्थापना कब होती है? 1954 में, ठीक है ना। सेंटो की स्थापना ये पहले बगदाद संधि के नाम से जाना जाता था, इसका नाम सेंटो पड़ा था 1959 में। कितना में? 1959 में, ठीक है ना। आज जब बगदाद संधि की बात आएगी तो वह 1955 में हुआ था। तो इधर वार्सा पैक्ट भी आपको 1955 में। क्या है? 55 में। तो देखिए, वार्सा पैक्ट 1955, ठीक है ना। नाटो 1949, सीटो 1954, सेंटो 1959, ठीक है ना। लेकिन यही में पूछेगा वार्सा पैक्ट, ठीक है ना, जो सेंटो का पहला नाम था, ठीक है ना, वह आपको 1955 में बना था। इसका नाम सेंटो तब पड़ा था जब इससे इराक अलग हो गया था। क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए दिक्कत है या नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम आपके कमेंट को एडिट करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग बताइए, सारे चीज समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या है? आगे चलते हैं और कुछ बातों को और भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है ना। 25। क्या है? 25। यानी कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 25। तो ये जो देख रहे हैं पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था जानते हैं? तो आपको बेलग्रेड में। इसको भी आपको याद रखिएगा। बेलग्रेड कहाँ है? तो आपको यूगो सलाविया में। कहाँ है? यूगो सलाविया में। बेलग्रेड कहाँ है मेरे भाई? तो क्या कहेंगे? यूगो सलाविया में, ठीक है ना। बेलग्रेड कहाँ है? तो क्या कहिएगा? यूगोस्लाविया में, ठीक है ना। और पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की जो अध्यक्षता किए थे, क्या कहते हैं? अध्यक्षता। तो बताइए वो कौन किए थे जानते हैं? आपको मार्शल टीटो। कौन कहते हैं? मार्शल टीटो। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में सबसे अहम भूमिका जो निभाए थे ना, वो आपको पंडित नेहरू ने। कौन निभाए थे? पंडित नेहरू, ठीक है ना। इसके अलावा और नाम लिख सकते हैं, डॉक्टर सुकर्णो। क्या है? डॉक्टर सुकर्णो। क्या है? डॉक्टर सुकर्णो, ठीक है ना। एन क्रूमा। क्या है? एन क्रूमा, ठीक है ना। क्या है? एन क्रूमा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कर्नल नासिर। क्या है? कर्नल नासिर, ठीक है ना। मार्शल टीटो, ये सभी लोग जो थे ना, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में अहम भूमिका निभाए थे। तो देखिए, तो ये जो आपको पंडित नेहरू थे, ये आपको भारत से, कहाँ से?
भारत से हैं, डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया से। एगो चीज़ बता दें इनके बारे में, ठीक है ना? किसी को बताइएगा नहीं। भारत के, ठीक है ना, पहले गणतंत्र दिवस के मौके पे, ठीक है ना, उपस्थित होने वाले प्रथम जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं? तो डॉक्टर सुकर्णो थे। एनक्रुमा जो थे वो आपको घाना के थे। कहाँ के थे? घाना के। और ये जो देख रहे हैं कन्ना नासिर, ये आपको कहाँ के थे? तो आपको इजिप्ट यानी कि मिस्र के थे। कहाँ के थे? मिस्र के थे। तो ये सभी लोगों के प्रयास से मार्शल टिटो जो कि आपको युगोस्लाविया के थे, तो इन सभी लोगों के प्रयास से क्या हुआ था कि आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, ठीक है ना, कि आपको जो देश नए-नए स्वतंत्र हुए थे, ठीक है ना, एशिया व अफ्रीका के ज़्यादातर देश जो है, वहीं इसमें क्या हुए थे कि आपको शामिल हुए थे। क्या हुए थे? शामिल हुए थे। जो उस समय के अल्प विकसित देश जो थे, वो आपको होते थे। क्या है? होते थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। कहीं से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सोवियत संघ कौन-सा सैन्य गुट बनाया था? अभी बताए थे कि सोवियत संघ जो है वार्सा पैक्ट। क्या है? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट कौन बनाया था? तो सोवियत संघ, ठीक है ना? बाकी इधर नाटो, सीटो, सेंटो ये सब जो बनाया था वो कौन जानते हैं? तो आपको अमेरिका। क्या है? अमेरिका। तो इस दिए गए प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस पर हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहे हैं साथियों, क्योंकि इसके बारे में अभी हम लोग क्या किए थे कि आपको चर्चा किए थे। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। क्यूबा मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ना साथियों, वो आपको सोवियत संघ से। क्या है? सोवियत संघ से। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था? 1962 में। क्या है? 1962 में। जब ये आया कैसे था ये समझिए, ठीक है ना? तो अमेरिका जो था, क्यूबा में जो था, वो आपको क्या था कि आपको पूंजीवादी राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है ना? तो ऐसे परिस्थिति में सोवियत संघ जो है, उस क्यूबा की रक्षा के लिए क्या किए थे कि आपको मिसाइल जो है तैनात कर दिया था। तो इसी को कहा गया था मिसाइल संकट। लेकिन दोनों देश जो है, दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ ने सूझबूझ के द्वारा इस संकट को क्या कर लिया कि आपको दूर कर लिया था। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में, ठीक है ना? और निम्न में से किससे संबंधित है ये? तो आपको सोवियत संघ से। और यहाँ से याद रखिएगा, क्यूबा की जो राजधानी है वो आपको हवाना है। क्या है? हवाना है, ठीक है ना? तो क्यूबा में जिस समय मिसाइल संकट आया था, उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो आपको फिदेल कास्त्रो थे। कौन थे? फिदेल कास्त्रो, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कुछ बात है, ठीक है ना? जैसे यहाँ से इस सबकी राजधानी भी जान लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, आपसे किसी प्रकार का जो कोई प्रश्न है वो आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, ब्रिटेन की राजधानी याद रखिएगा लंदन। क्या है? लंदन, ठीक है ना? जर्मनी की राजधानी कहेंगे तो आपको बर्लिन। क्या है? बर्लिन। फ्रांस की राजधानी तो आपको पेरिस। देखिए, ये सब इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको ये सब भूगोल में भी काम आएगा। तो कहिएगा सर जी पॉलिटिकल में भूगोल क्यों? ठीक है ना? तो देखिए, पढ़ने का मतलब ही होता है चेन जोड़-जोड़ के पढ़िए, ठीक है ना? ये नहीं कि हाँ, कि इसका ये टॉपिक है तो वहाँ पढ़ेंगे, वो टॉपिक है तो वहाँ पढ़ेंगे। यार, ये पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं होता। पढ़ने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि जो चीज़ आपको जहाँ से आ रहा है, जितना आ रहा है, उसको उसी समय क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए। क्या कीजिए? पढ़ लीजिए, ठीक है ना? चलिए, हम लोग ऐसे ही पढ़े थे। ये मेरा हालाँकि व्यक्तिगत राय है, ठीक है ना? आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताने की आवश्यकता है 1991 में। डेट पूछेंगे तो आपको 25 दिसंबर 1991 को। और सोवियत संघ को 15 खंडों में क्या कर दिया गया था कि आपको तोड़ दिया गया था। क्या है? तोड़ दिया गया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से कुछ वर्ष दिए गए हैं, तो इसमें हम पॉलिटिकल से संबंधित कुछ वर्ष के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, 1919 में आपको वर्साय की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? वर्साय की, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि 1919 में कौन संधि हुई थी? वर्साय की संधि हुई थी, ठीक है ना? आपको मित्र राष्ट्रों और आपको जर्मनी के बीच में, तो याद रखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। क्या? तो इसको भी आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत होता है, वो आपको कब होता है? तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो होता है 1945 में। कितना में? 1945 में। उसके बाद 1992 में क्या होता है कि आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो होता है ना, वो आपको कब होता है जानते हैं? तो आपको 1992 में। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे जो भी दिए गए वर्ष है, ज़रा-सा ये इसको रिकॉल करा देते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1995 में, सॉरी 1945 में, ठीक है ना? सोवियत संघ का विघटन 1991 में, 1919 में क्या हुआ था? तो आपको वर्साय की संधि हुई थी, जो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के
बीज क्या-क्या किया था कि आपको काम किया था। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना? इसका आंसर आप लोग जान ले गए होंगे कि आपको सोवियत संघ का विघटन तो कहेंगे 1991 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जस्ट ये बताए थे 24 अक्टूबर 1945 को। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ से याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है कि आपको स्थापना क्या है? स्थापना। तो इसमें जो भी वर्ष दिए गए हैं ना, हम सब पर क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। जैसे देखिए 1950 में तो आपको भारतीय संविधान लागू क्या कहेंगे? भारतीय संविधान क्या कहेंगे? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से क्या कहेंगे जानते हैं? आपको लागू। देखिए जो भी वर्ष दिया गया ना उसको देख लेंगे। 1955 में, ठीक है ना? क्या है? 1955 में आपको बाडुंग सम्मेलन क्या है? बाडुंग सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? बाडुंग सम्मेलन, ठीक है ना? तो याद रखिएगा 1955 में कौन सम्मेलन हुआ था? बाडुंग सम्मेलन, ठीक है ना? ओ भाई ऐसे रहिए ना आप। आइए, बाडुंग क्या है? बाडुंग सम्मेलन जो है क्या है? सम्मेलन है। ये कब हुआ था बताइए तो? तो ये आपको 1955 में, ठीक है ना? इसी को कहते हैं एफ्रो एशियाई सम्मेलन। क्या कहते हैं? एफ्रो एशियाई क्या है? एफ्रो एशियाई क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको सम्मेलन कहते थे। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1962 में भारत चीन युद्ध क्या है? 1962 में आपको भारत चीन युद्ध जो है वो आपको हुआ था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से सारे चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे देखिए पूछेंगे भारत चीन युद्ध तो क्या कहिएगा? 1962 में, 1955 में बाडुंग सम्मेलन, या आपको एफ्रो एशियाई सम्मेलन, 1950 में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू, और यूएनओ की स्थापना कब होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो आपको 1945 में। तो देखिए तो यहाँ पे जो भी चीज़ दिए गए हैं उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, ठीक है ना? अगर हुआ भी होगा तो आप वहाँ पे कमेंट छोड़िएगा। क्या कीजिएगा? छोड़िएगा, ठीक है ना? ताकि हम क्या करेंगे जानते हैं कि बाद में जब कमेंट को रीड करें तो आपकी समस्या को जो समाधान है वो हम आपको हर हाल में करने का प्रयास करें। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि शीत युद्ध के संदर्भ में, ठीक है ना, एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए तो एलडीसी मतलब हो गया अल्प विकसित देश। क्या हो गया? अल्प विकसित देश। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपको सही है। क्या है? सही है। देखिए कि ये जो शीत युद्ध के काल है ना, इस शीत युद्ध के काल में एलडीसी करने का मतलब हुआ उस देश को कहा गया है, ठीक है ना? यानी कि कहिए ना ऐसे लो डेवलपमेंट डेवलपमेंट कंट्रीज मतलब अल्प विकसित क्या कहेंगे देश, ठीक है ना? तो वह आपको एशिया व अफ्रीका के ऐसे देश इसमें शामिल थे, जो तुरंत-तुरंत क्या हुए थे कि आपको आज़ाद हुए थे। क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे, ठीक है ना? मतलब स्वतंत्र हुए थे। क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। तो ऐसे देशों के लिए एलडीसी शब्द का प्रयोग किया गया था, और ये देश सब जो थे, वो आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या किए थे कि आपको मुख्य भूमिका जो थे, वो आपको निभाए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि शीत युद्ध काल में, ठीक है ना, एलडीसी क्या था? तो अल्प विकसित देश, और इसमें आपको किस महादेश के देश आते थे? आपको एशिया क्या कहेंगे? एशिया और अफ्रीका के क्या है? अफ्रीका के कैसे देश? तो आपको अल्प विकसित देश, जो आपको तुरंत-तुरंत क्या हुए थे कि आपको आज़ाद हुए थे, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप बढ़िया से जान लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये जो है क्या है कि आपको सही आंसर है, ठीक है ना? अब चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ठीक है ना, की दुश्मनी जानी जाती है। तो ये आपको शीत युद्ध के रूप में, तो यह शीत युद्ध जो है 1945 से, ठीक है ना, 1991 तक चला था। अगर 1945 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 1946 से 1991, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, दोनों देश के बीच में आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर क्या होता है जानते हैं? कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो होती है, वो आपको क्या होती है? सॉरी, शीत युद्ध जो होती है वो आपको छिड़ जाती है। क्या होती है? छिड़ जाती है। और इस शीत युद्ध का अंत कैसे होता है? तो जब आपको यूएसएसआर का क्या होता है कि आपको विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। कब? तो आपको 25 दिसंबर कितना को जानते हैं? 1991 को। तो याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाना है, ठीक है ना? और सोवियत संघ को कितने खंडों में तोड़ दिया गया था? 15 खंडों में। कितने खंडों में? 15 खंडों में, ठीक है ना? और उसके बाद जो होता है क्या होता है जानते हैं कि आपको मतलब अमेरिका का पूरे दुनिया पर जो होता है वो आपको वर्चस्व जो है वो आपको स्थापित हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो साथियों आज हम लोग 2023 के जो आपको बोर्ड एग्जाम के पूछे गए प्रश्न थे, क्या थे? बोर्ड एग्जाम के पूछे गए हैं प्रश्न, उसका हम लोग क्या कर लिए जानते हैं कि आपको टोटल के टोटल जो एनालिसिस है वो कर लिए, ठीक है ना? वो भी किसका?
तो आपको पॉलिटिकल साइंस का, किसका? पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना? तो देखिए, तो आज हम लोग इसका क्या कर दिया जानते हैं कि आपको मतलब श्री गणेश कर दिए 2023 वाले का, ठीक है ना? तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू।